तरकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कवीन सचान और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान शरद यादव जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई आपको बिहार चुनाव में जीत को लेकर। धन्यवाद। लेकिन इस सफलता के पीछे का गणित क्या है? मैं कहूँ कि दुनिया भर की निगाहें थी, न सिर्फ देश की बल्कि अलग अलग लोग, अलग अलग जो मैं कहूँ कि राजनीतिक पंडित हैं, वो सब बहुत गौर से और करीब से देख रहे थे। लेकिन आप लोगों ने वो किया जो शायद कई लोगों की उम्मीद से दूर था। ऐसा है कि बिहार का जो चुनाव है उसे पूरे देश का चुनाव बनाने में भारत सरकार, उसके सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, इन सब लोगों ने वहाँ डेरा डाला। और प्रधानमंत्री कभी आज़ादी के बाद इतना बड़े पैमाने पर जिले जिले गए, नगर नगर डगर डगर गए। तो ये उनने उस चुनाव को एक तरह से देश का और दुनिया का चुनाव बनाया। और मैं मानता हूँ कि ये ठीक ही हुआ। जिस तरह से 18 महीने से सरकार चली है, रोज कोई ना कोई ऐसा बयान आता जो संविधान के दायरे के बाहर है। यानी जिन लोगों ने संविधान की ओथ ली है, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बयान आते हैं जो जिस संविधान की ओथ उन्होंने ली है उस संविधान के बाहर वो रोज बयान देते हैं। तो पूरा देश बेचैन था और सोचने वाले लोगों की रोज चेतना पर हथौड़ी पड़ती थी। और बिहार जागरूक जगह है, यानी बिहार जो है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक जगह है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जी। ये उत्तर भारत के बहुत सदियों से एक इतिहास बनाने वाले हिस्से हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो है वो इस विषम परिस्थिति में हुआ है, इसलिए पूरे देश में एक राहत महसूस की है। यानी लेखक, साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार, ये सब लोग जो हैं, कभी इस तरह की जो सरकारी पुरस्कार उसका वापस होने का मामला कभी आया नहीं सामने। ये ऐसे लोग हैं जो किसी से चलाए नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं किसी पार्टी के, तो पार्टी के आदमी को नहीं साहित्य का और सब तरह का उसका जो सम्मान बढ़ता वो पार्टी के दायरे में रहकर नहीं बढ़ता। ये आज़ादी से सोचने वाले लोग हैं। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा, जो आपने जिसका जिक्र किया, कि जो साहित्यकार थे या जो फिल्मकार थे, बिहार चुनाव को लेकर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए पुरस्कार वापसी से लेकर असहिष्णुता की बात हुई और जैसे ही बिहार चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद सब लोग शांत हो गए। नहीं, ऐसा ना, जो दुनिया का इतिहास है ये वही लोग हैं, इसी तरह के लोग हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, ये आला दर्जे के इंसान होते हैं। जब ये किसी तरह की बेचैनी में हो, समझ लो देश बेचैनी में, तो दीवार पर इतिहास लिखा उसको पढ़ना नहीं चाहते बीजेपी के लोग। वहाँ के एक मंत्री ने कहा बीजेपी के कि इसके लिए बाकायदा पैसा बांटा गया, पैसा दिया गया लोगों को कि उस तरह से प्रचार करें। अब इससे बड़ी नादानी की बात कोई हो सकती है क्या? यानी सरकार बनने के बाद इन लोगों ने ये समझ लिया है कि जो हम जीत गए हैं तो अब जनता जीतने के बाद कुछ सोचेगी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मंत्री जो ओथ लिया हुआ है, एमपीज जो संविधान के ओथ लिए हुए हैं, वो सब जो है वो संविधान के बाहर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, रास्ता क्या निकाला है कि वो उनकी निजी राय है। अरे भाई, पार्टी में रहते हुए, एमपी रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए कोई राय देगा तो उसको कैसे आप कहोगे कि वो संविधान की वो निजी राय है? मैं वापस आता हूँ शरद जी बिहार पर। इस जीत के बाद, क्योंकि आप लोगों का, मुझे याद है चुनाव से पहले आप लोगों ने दावा किया था
कि हम बीजेपी को बिहार में रोक कर दिखाएंगे, आपको उसमें सफलता मिली। अगली चुनौती आप लोग क्या देखते हैं बिहार को लेकर? देखिए, बिहार में एक तो जो हमने जनता से वादे किए, उन वादों को पूरा करना, और इसमें पिछले 10 बरस से जो मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो इस मामले में उनका पास्ट जो है वो पक्का और मुकम्मल दिखाता कि वो ज़मीन पर विकास को देखने, यानी आज देख सकते हो विकास को। तो पहली काम तो जो है कि बिहार में उसको कंसोलिडेट किया जाए। बिहार में जो हमने कहा है, तो वहाँ की सरकार जितनी सफल होगी, जितना हम कारगर तरीके से जो बोला है उसको ज़मीन पे लाएंगे, उतना ही आगे जो हम एक मजबूत विकल्प बनाना चाहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो सारा देश जो है वो इसको ओथ सेरेमनी में जिसका चेहरा दिखा है, तो सभी तरह के लोग अभी इकट्ठे नहीं हो गए, लेकिन चारों तरफ से लोग आए थे कि देश जो है वो जो बिहार की जीत है और बिहार की जनता ने जो रास्ता दिखाया है उसे महसूस करते हैं कि यही रास्ता ठीक है, यही रास्ते से देश बचेगा। यही आज की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा कारगर फैसला जो है वो बिहार की जनता ने दिया है। तो क्या ये माना जाए शरद जी कि अब आप लोगों की अगली चुनौती या फिर अगला पड़ाव, जैसे कि आपने खुद कहा कि देश के उत्तर से पूरब और पश्चिम से लेकर दक्षिण, यानी कि चारों कोनों को मिलाकर इस तरह के विकल्प को बनाने की कवायद हो सकती है, यह एक जनता के लिए एक ऑप्शन देने की बात हो सकती है? नहीं, एक मजबूत विकल्प बनना चाहिए। वैसे जब से सरकार बनी है तो राज्यसभा में एक मजबूत विकल्प रहा है, इसी तरह देश में भी ये एक मजबूत विकल्प खड़ा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हम बिहार को और बिहार की सरकार को सफलतापूर्वक चलाते हैं, तो जो पूरे देश भर में एक बड़ा विकल्प खड़ा करने का रास्ता है उसमें बहुत सहायता मिलेगी। जो सत्ताधारी बीजेपी है केंद्र में शरद जी, वो कहती है कि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये दल हमारे रास्ते में अवरोध खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और एकजुट होकर हमारे पहिए को रोकने की कोशिश करते हैं विकास के। नहीं, वो उनका कहना ठीक नहीं है। उन्हें तो जनता ने भरपूर बहुमत दिया है, और जब भरपूर बहुमत दिया है तो उन्हें काम करने से किसने रोका है? और जो उन्होंने वादे किए थे वो तो कहे थे आकाश से तारे तोड़कर ज़मीन पे लाएंगे, यानी उन्होंने खुद ही इतनी सपने दिखाए हैं, वो असंभव सपने हैं। उसमें एक रोड मैप नहीं है जिसको पूरा करने का काम कर रहे हो, और आज भी जो विपक्ष की या विरोध की भाषा है उसी को लेकर घूम रहे हैं। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं कि हमको उनका रास्ता तो लोकतंत्र में पक्ष होता है और विपक्ष होता है, तो आलोचक तो रहेगा, तो आलोचक को वो मान रहे हैं कि बाधक है, वो ये तो गलत है ना। और क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के मैंने बयान सुने सरकार बनने के बाद आपकी बिहार में कि जो वादे किए गए बिहार में जेडीयू आरजेडी की ओर से और कांग्रेस गठबंधन की ओर से, वो हवाई वादे हैं, वो पूरे नहीं हो सकते हैं। क्या रोड मैप होगा उन वादों को लेकर आपका? नहीं, हमने तो बहुत जो कर सकते उस तरह के वादे किए, और वो करके यानी 64,500 एक ही वानगी है कि नए रास्ते बिछाए हैं। 5,500 5 करोड़ के ऊपर के ब्रिज बनाए हैं। सब स्कूल बच्चे जो है वो साइकिल के साथ, पोशाक के साथ स्कूल पहुंचाए हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एजुकेशन हम सुधार दिया है। रोड, रास्ते, आपका बिजली जो है वो गांव में 70% आज मिल रही है, तो वो करके दिखाया हमने। और आगे भी हम पक्का कह सकते हैं, जो सरकार है, जो गठबंधन है, उसके लोगों को हम जानते हैं, जो वादे हमने किए वो पक्की तौर पर, मुकम्मल तौर पर उनको पूरा करेंगे। क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मैं कहूँ कि आशंका एक लोगों के जहन में है और जो बीजेपी के नेताओं का एक बड़ा आरोप दिखता है, वो ये है कि लालू यादव के साथ सरकार बनाने से
कहीं वापस वो दौर न लौट आए जिसको चलते बिहार डर चुका था, जिसको दूर करने के लिए आपकी पार्टी और नीतीश कुमार ने वादा किया था? देखिए, ये पहले तो वो कह रहे थे गठबंधन नहीं बनेगा, तो ये व्यवस्था के लोग हैं। हजारों बरस से जो इस देश में राज कर रहे हैं, उनका काम ही है कि वो हर तरह से ऐसा कहेंगे कि बच्चा चलेगा ही नहीं। जब बच्चा चलने लगेगा तो दौड़ेगा ही नहीं, जब दौड़ने लगेगा तो नहीं, ये मजबूती से यानी राह पूरी नहीं कर पाएगा। इन्होंने कहा गठबंधन नहीं बनेगा, इन्होंने कहा सीट नहीं बांट सकते, इन्होंने कहा हम एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर रहे। अब नई बात इन्होंने निकाली जो, क्योंकि चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे सारे लोग हों, ये एक पार्टी में रहे लोग और एक ही मानस है, एक ही दिमाग जो बना हुआ है वो एक ही राह का, एक ही रास्ते का है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये गठबंधन कारगर भी होगा और देश की नई दिशा और नई राह को भी दिखाने में भी ये कामयाब होगा। शरद जी, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरीके से आगामी सत्र में अब विपक्षी एकता दिखेगी और किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव जी। शरद जी, संसद का सत्र अब आने वाला है चंद दिनों के बाद, और जिस तरीके के हालात हैं, क्या पिछले सत्र की तरह इस बार भी चर्चा कम, अवरोध ज़्यादा दिखेगा, या फिर कहीं कुछ बड़े कानूनों को लेकर कोई बीच का रास्ता भी दिखेगा? देखिए, जो संसद है उसके चलने का हमेशा तो जैसे गाड़ी चलती है तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसी तरह सरकारी पक्ष की पहल पर लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है और कारगर तरीके से सरकार का काम है ये। हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले, यानी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके चलने के में हमारा सबसे ज़्यादा मन रहता है। इसलिए रहता है कि देश में इतने मुद्दे हैं, जैसे बेकारी और बेरोजगारी। इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आने के बाद 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर बरस। इन्होंने कहा था कि गंगा साफ कर देंगे। इन्होंने कहा था कि किसान के उत्पादन जो है उसमें जो लागत है उससे 1.5 गुना दाम देंगे। इन्होंने कहा था कि महंगाई हम घटाएंगे। इन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे। पूरे देश भर में साहित्यकार, आपके वैज्ञानिक, कलाकार, ये आला दर्जे के लोग होते हैं, ये सब के सब जो है वो बेचैन और परेशान है। इस पर बहस चाहेंगे हम। तो इसलिए इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि हम साझा नहीं चल सकते, हम साझा ही चल सकते, यही हमारा संविधान कहता है। तो इन सारी बातों पे हमको, यानी सारी संस्थाएं देश में हैं, उनको कई तरह से दिक्कत में डाल रहे हैं। इतने मुद्दे हैं कि हम क्यों चाहेंगे पार्लियामेंट न चले? क्योंकि सरकारी दावा कर रही कि हम हर मुद्दे पर बहस को तैयार हैं, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस और विपक्षी दल जो है वो बहस नहीं करना चाहते। बात नहीं उनकी। कई बार अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में एक जुम्बस हो जाती है, उसमें रास्ता निकलता है। वो पहल जो है वो रूलिंग पार्टी करती है। उनका ये कहना कि हम हर चीज़ के लिए बहस के तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि एक्शन भी करो और बहस भी करो। वो एक्शन कुछ नहीं करते। वो हम जिन मुद्दों को उठाते हैं उनमें कारगर तरीके से कार्रवाई नहीं करते। तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहस कैसे हो जाए? वो तो हमने पहले भी किया। जैसे कोल ब्लॉक पे कितने दिन बंद रखा, आपके कॉमनवेल्थ पे कितने दिन बंद रखा, यानी जेपीसी बनाने के लिए कितना लड़ाई हुई। तो जब वो हमारे साथ थे तो हम तो अपोजिशन में उनके साथ भी थे और आज भी अपोजिशन में। तो पहले हम लोग जो है वो जेपीसी को हमने पूरा एक सत्र बंद रखा। सरकार जब मानी तब पार्लियामेंट चली।
तो अब ये करें कि सरकार सिर्फ बहस करना चाहती है, कार्रवाई नहीं। यानी सरकार जो है, जो मुद्दे विरोधी लोग उठाते हैं उसका कोई समाधान तो करते नहीं वो। यानी जिसमें मुतमईन हो जाए कि नहीं यार ठीक है, यानी जो विपक्ष है उसने जो सवाल उठाए उस पर उसके उठाए हुए मुद्दों के कोई ना कोई कारगर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे आप। और आर्थिक नीतियों को लेकर शरद जी, क्योंकि कई सारे आर्थिक मसलों से जुड़े बिल जो हैं वो लंबित हैं और सरकार की कोशिश होगी कि इस सत्र में उन्हें आगे लाने की कोशिश की जाए, उन्हें पास कराने की कोशिश हो। आप लोग किस तरीके से उनका साथ देंगे, या फिर उन मसलों पर जो वाम पार्टियां हैं, आप लोग हैं, किस तरीके से दबाव डालने की कोशिश होगी कि वो आपकी बातों को, यानी कि एक बड़े वर्ग जो है, शोषित वर्ग है, उसकी भी मांगों को शामिल किया जाए उनमें? नहीं, देखिए कोई भी कानून है, उस कानून के बारे में अच्छाई बुराई की बहस तो होगी, और सरकार का देश बढ़ाने का जो भी कार्यक्रम है उसमें कोई असहयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम बाधा डालना चाहते हैं, लेकिन मनमानी नहीं होने देंगे। तो जैसे जीएसटी है, हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि इसको नहीं पास है, हम तो उसके हक में हैं, लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो और बीजेपी के बीच में कोई सहमति बनेगी नहीं बनेगी। एक बड़ा सेक्शन यानी गड़बड़ करते रहे तो हम कैसे पार्लियामेंट चलाएंगे। तो ये काम फिर से सरकारी पक्ष का है कि वो पूरी तरह से सदन को मैनेज करने के लिए एक राह बनाए। लेकिन वही बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस सबसे बड़ी विरोधी दल है और राज्यसभा में, क्योंकि उसकी संख्या बल कम है सत्ताधारी दल की, इसीलिए राज्यसभा में आकर हमें रोक दिया जाता है। ये एक बार की स्थिति नहीं है, बहुत सरकारें ऐसी रही। जनता पार्टी सरकार थी, जब बहुमत कांग्रेस का था, सरकार चली है। ऐसी स्थिति कई बार रही है, और इस स्थिति के चलते जो बहाना बना रहे हैं वो अपनी पहल को कारगर तरीके से पहल नहीं करना चाहते, उससे तो भागना चाहते हैं, उससे तो इधर उधर जाना चाहते हैं। लेकिन जो काम और जो विरोधी लोग हैं या विपक्ष है उसको संतुष्ट करने का कोई रास्ता नहीं बनाते। क्या वाकई आपको दिखता है कि इस सरकार में जो फ्लोर मैनेजमेंट है और जो मैं कहूँ कि सहयोगियों को साधने की कला होती थी, उसमें कोई कमी दिखती है? हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि जो फ्लोर मैनेजमेंट इनका है वो बहुत, ये लॉबी में चलते हुए बात करते हैं। ये उस हाउस में जिस समय कोई चीज़ में रुकावट होती या आमने सामने कोई प्रतिष्ठा फंस जाती तो वहीं बेंचों बात करते घूमते हैं, वो भी होता है। लेकिन जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसमें ये सरकार पूरी तरह अक्षम साबित हुई है। और कैसे इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि आप सबसे अनुभवी सांसदों में से एक हैं शरद जी, आपने लंबा दौर देखा है और आपने वो दौर भी देखा है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच में तीखी झड़पें होती थी, अवरोध बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन बीच का रास्ता भी निकाला जाता था। मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारा मामला निर्भर करता है यानी रूलिंग पार्टी पर। वो यदि मान लो लचीला रुख अपनाएंगे तो रास्ता बन जाएगा, और वो लचीला रुख नहीं बनाए, वो कहेंगे बहस कर लो, तो बहस तो जो है वो बांझ बहस करने से क्या फ़ायदा है। एक बहस जिसका कोई बहस के नाम पे बहस हो गई, पार्लियामेंट चलती है तो बहस भर नहीं, जो मुद्दा उठ रहा है उसका रास्ता और वो कैसे ठीक होगा ये भी होना चाहिए ना। क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है कि बहस हम करा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होनी है ये सरकार और जो प्रक्रिया है वो तय करती है, विपक्ष नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इतने बरस से देश में वो भी अपोजिशन में रहे, लोगों के इस्तीफे लिए गए तब पार्लियामेंट चली। कई मुद्दे ऐसे रहे, भारत बंद से लेकर के कई चीज़ें ऐसी रही हैं कि जिन पर, जैसे महंगाई है, पार्लियामेंट में हो रही है। आपके सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का तो कहीं से छाया भी आ गई है, जब तक उनने इस्तीफा नहीं दिया तब तक कहाँ सदन चला है। कितने उदाहरण दे सकता हूँ। बंसल साहब का क्या है, माधव सिंह सोलंकी का क्या है, सुरेश कलमाडी,
कितने उदाहरण हैं। तो क्या ये सरकार, ये माना जाए कि शरद जी, अनुभवी जो लोग हैं, जो बीच का रास्ता दिखा सकते हैं, उनकी मदद भी नहीं लेना चाहती है, या मदद लेने की कोशिश करती है, आप लोग सहयोग नहीं करते हैं? मैं मानता हूं कि जो लोग आज सरकार के संचालक हैं, सरकार के ऊपर जिनका पूरा ग्रिप है, वो दिल्ली के बारे में वो सक्षम लोग नहीं हैं। और जो दिल्ली को जानते, देश को जानते थे, उन्होंने किनारे कर दिया। यानी उन्होंने अपने भीतर ही नाकामी का मैकेनिज्म बना लिया है। तो जो लोग आए हैं वो दिल्ली वाले लोग हैं ही नहीं। दिल्ली बहुत मुश्किल से 20-30 साल रहने के बाद समझ आती है। तो जो इस बात को जानते थे वो सब परे हैं, किनारे कर दिए उन्होंने। और जो लोग चला रहे हैं वो पार्लियामेंट में और देश को चलाने में जिनको अनुभव है उनको अलग कर देंगे वो। तो जो समस्या है, मैं नहीं कह रहा किसी के चलते सारी समस्या है, लेकिन एक कमी उनके यहाँ ये भी हो गई है। इस सत्र में उम्मीद है कि कई मुद्दों पर बहस होगी, कई बड़े अहम जनता से जुड़े कानूनों पर चर्चा भी होगी, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर मैं कहूँ कि हमला किया गया है प्रधानमंत्री के पद को लेकर, उनके दौरों को लेकर, उनके विदेश दौरों को लेकर, क्या आपको लगता है कि बाकी किसी देश के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर इस तरह के हमले होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो राजनीतिक दल हैं उनका ये हक बनता है कि वो कम से कम इस तरह के मसलों पर आरोप लगा सकें? ये सवाल है ना कि कोई हमला नहीं है। आप देश विदेश जाइए तो उसका मकसद देश ठीक चले ना, उसका मकसद है कि देश मजबूत और आगे बढ़े ना। तो वो यहाँ भीतर जो संतुलन होना चाहिए नहीं, जो भीतर जो आपने कहा है, जो लोगों से वादे किए हैं, उन वादों को आप छोड़ करके उसमें एक रोड मैप नहीं बनाएंगे और यहाँ की परिस्थिति, महंगाई बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, जो समाज में तनाव बढ़ेगा। यानी एक आदमी को अफवाह फैला करके आप गाय के नाम पे, जिसका भाई फौज में है, देश की रक्षा में, उसको आप मौत के घाट उतार देंगे। आप विदेश का दौरा करेंगे और यहाँ का, तो दोनों में समन्वय चाहिए ना, संतुलन चाहिए। इतनी आलोचना कर रहे हैं, कुछ संतुलन होना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था रोजगार देंगे, आपने कहा था महंगाई घटाएंगे, आपने कहा था बाहर से पैसा लाएंगे। ये बात हम कह रहे हैं तो इसलिए कि आपने कही थी। तो इन बातों को गंगा साफ करेंगे और पूरी गंगा जहाँ से निकलती उसका गला घोंट देंगे आप। सारी नदियों में वहाँ जितनी भी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी, यानी जो सहायक नदियाँ हैं, उन सबको इन्होंने जो बांध के जरिए जो है हाइड्रो पावर के लिए दे दिया है। भाई गंगा के भ्रूण हत्या कर देंगे आप, और गंगा कहाँ से, जब भ्रूण हत्या हो जाएगी तो उसकी सफाई कहाँ से कर देंगे आप? अब ये बात उठाते, इस पर कोई एक्शन नहीं करते वो। तो बाहर जाने और भीतर रहने, तो बाकी प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन ये ज़्यादा गए और यहाँ ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है। ये है कारण। शरद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तर्कश के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।